हाय, वी आर रीडिंग क्लास 10th पॉलिटी एनसीईआरटी बुक। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी में। पावर शेयरिंग ज़रूरी होती है जब बहुत डाइवर्सिटी के पीपल आर लिविंग इन वन कंट्री। इससे यूनिटी आती है जब पावर शेयरिंग होती है, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उससे कंट्री का प्रोग्रेस होता है। नाउ विल टॉक अबाउट दिस फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म भी ज़रूरी होता है जब स्टेट या तो बहुत बड़ा है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक सेंटर है, 28 स्टेट्स हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं। लेट अस नो अबाउट दिस फेडरलिज्म। सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने नोट किया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक हमने ये देखा था एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में और ये वर्टिकल वाई एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल में हमने देखे थे डिफरेंट सेपरेशन ऑफ पावर है, और जो वर्टिकल डिवीजन था इसमें सेंटर, स्टेट्स और फिर ग्राउंड लेवल पे। सो ये था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम फोकस करते हैं ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। If begin by describing federalism in general terms, the rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. ये डिस्कशन है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के। जैसे फेडरल जो होता है ना, इसके काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, देन एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। सो रूल्स और जो वर्क एरिया है, वर्क स्फेयर है, वो क्लियरली डीमार्केटेड होना चाहिए। ये फिर होता है, क्लैश नहीं होता है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर भी है। क्लियर डिमार्केटेशन से फेडरलिज्म वर्क करता है। इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। सो इंडिया को हम क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं। ये एनालिसिस हुआ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स दैट हैज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर हम समझेंगे लोकल गवर्नमेंट भी क्यों ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट जीरो लेवल पे है, मतलब आर्टिकल 40 डिसेंट्रलाइजेशन। न्यू एंड थर्ड टीयर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आया है आर्टिकल 40 डीपीएसपी। ये बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो हम ये भी यहाँ पे समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू नो व्हाट डज इट मीन बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सी, ये बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जो हम स्कूल लेवल से हम देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होती है। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? सी, लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने लास्ट क्लास में देखा था बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ। वन ऑफ द की चेंजेस जो हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम में वो था रिड्यूस हो गई पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ये जो पावर थी वो रीजनल गवर्नमेंट्स को दी गई। वहाँ पे डच, फ्रेंच regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these government and could be withdrawn by the central government. But constitution के ये specific features के कारण अब इन्हें ज़्यादा पावर मिल गई। जैसे इंडिया में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो काफ़ी पहले से है, नागौर एंड ऑल बहुत पहले से। बलवंत राय मेहता कमेटी आएगी, देन सिंघवी कमेटी आएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी, तब जाके फिर 73rd में 90s में ये होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होगा। 1993 में द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Belgium shifted from unitary to a federal form of government. Sri Lanka continued to be all practical purpose unitary system era. National government has all the power. Sri Lanka में Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system because Sri Lanka में हमने देखा था जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाकी जगह सिंघला पॉपुलेशन ज़्यादा है। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर डिवाइडेड है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। इंडिया में एक सेंटर होता है और 28 स्टेट्स होते हैं। सो दिस इज फेडरलिज्म। Usually a federation has two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. Others are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their states. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. तो इस तरीके से ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है,
कनाडा है, यूएसए, यहाँ पे भी फेडरल है। कनाडा में यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा है, यूएसए में बहुत स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म है। यूएसए के जैसे 50 स्टेट्स है ना, वहाँ पे फेडरल लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सेंट्रल लॉज भी है एंड देन स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज़ वाई यूएसए को बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। जबकि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। स्टेट्स हम रीऑर्गेनाइजेशन में आगे देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स बनते बिगड़ते रहते हैं। स्टेट्स इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं होते हैं, वो डिस्ट्रक्टेबल होते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इसमें हमने इन सब की बात किया है। इवन जो स्टेट्स का होता है वो 368 के अंदर भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो स्टेट्स आर नॉट दिस इनडिस्ट्रक्टेबल इन इंडिया। सो ये अलग अलग फॉर्म के फेडरलिज्म है, फीचर्स चेंज होते रहते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, काफ़ी छोटा कंट्री है बट यहाँ पे फेडरलिज्म है। कनाडा में है। सो यूजुअली फेडरलिज्म बड़े कंट्रीज़ में होता है, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना है। देन दिस इज़ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन है। दिस बोस्निया, नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मलेशिया में है, रशिया में है, ये पाकिस्तान है, यूएई, इंडिया। ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको 25 ऑफ द वर्ल्ड 193 कंट्रीज़ है वहाँ पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। देयर सिटीजन्स हैव मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो 40% पॉपुलेशन यहाँ पर है केवल इन 25 कंट्री में। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है वहाँ पे फेडरल फीचर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। हम यहाँ पे कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट फाइनल, बट ऐसा एक हमने यहाँ पे कोरिलेशन देखा है। 40% पॉपुलेशन इन स्टेट्स में है और वहाँ पे फेडरलिज्म है। नाउ फेडरलिज्म आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में जैसे एक फेडरलिज्म है, दूसरा यूनिटरी होता है। यूनिटरी सिस्टम में देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सब यूनिट या सबऑर्डिनेट्स नहीं होते, केवल एक ही सरकार होती है, सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में भी शेड्यूल 7 है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जो स्टेट लिस्ट की पावर है, जैसे लिकर पे टैक्स लगाना है या फिर हमने पेट्रोलियम देखा था उस पर सेल्स टैक्स लगता है, तो ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट्स का। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यहाँ पे देर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज फेडरलिज्म। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation, administration. इंडिया में आप कंपेयर देखो, टैक्सेशन भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट का रेवेन्यू आता है वहाँ पे। लेजिस्लेशन में भी कुछ होता है, स्टेट का लेजिस्लेशन वर्क करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देखो, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का होता है। तो ये क्या हुआ, फेडरलिज्म हुआ। 2 से ज़्यादा लेवल है, मैटर सेपरेटेड है गवर्नेंस के, ज्यूरिसडिक्शन है रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, ताकि कोलिजन नहीं हो, ये डिसीजन नहीं हो, एम्बिग्यूटी नहीं हो कि ये सब्जेक्ट किस सरकार को करना है, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को। फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में भी 368 में कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेशल आपको मेजॉरिटी चाहिए और रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए होता है। यूनिलैटरली सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, उसको हाफ ऑफ द स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कोर्ट्स हैं हमारी, ये इंडिपेंडेंट है। Highest court act as an umpire if the disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective power. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, इसके बहुत सारे जुरिस्डिक्शन होते हैं। एक जुरिस्डिक्शन होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें हम अक्सर केस देखेंगे सेंटर और स्टेट का, सेंटर और कई सारे स्टेट्स का भी, मतलब ये अंपायर है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Again, list में mention है taxation and all. Federal system thus has dual objective: safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity.
तो ये फेडरल सिस्टम का पर्पस होता है। अब ये जो 7 पॉइंट्स है ना, इस 7 पॉइंट से एक बहुत अच्छा सा एमसीक्यू बन सकता है ना। ये एमसीक्यू है, ये डायरेक्ट नॉर्मल रिसोर्सेज से नहीं है, डायरेक्ट कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। ये जो टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से 3 स्टेटमेंट दे दिया, 1 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 3 या ऑल 3, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, दिस क्रिएट कन्फ्यूजन। सो दैट इज़ वाई बहुत स्लोली और बहुत ग्रेजुअली हम इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं। इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। एंड मैनी अ टाइम यू वुड सी कि कई बार अगर डिफरेंसेस ऑफ सोर्सेज में डिफरेंट चीज़ें लिखी होती है तो यूजुअली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल है वो सरकारी सोर्सेज को प्रेफर करते हैं। एनसीईआरटीज़ को यूजुअली आप देखना एम्बिग्विटी है अगर क्वेश्चंस में, दिस वुड बी प्रेफर्ड, यूजुअली ये प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ वाई एनसीईआरटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, तो ये 7 पॉइंट है। दीज 7 पॉइंट्स यू शुड नो, 1 2 3 4 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म के। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, हमारे यहाँ एग्री है, हमने शेड्यूल्स में भी डाल रखा है। देयर शुड बी ट्रस्ट होना चाहिए ईच अदर पे, अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। बिना ट्रस्ट के कोई काम नहीं हो पाता है, सो देयर हैज़ टू बी ट्रस्ट। आइडियल फेडरल सिस्टम के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर भी होना चाहिए। एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरी करती है। अब ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, वन फेडरेशन टू अनदर। एक फेडरेशन में ज़्यादा वो टिल्ट होगा सेंटर की तरफ, जैसे इंडिया हो गया। इंडिया में जब इमरजेंसी पावर आती है, तो स्टेट के बहुत सारे लॉज जो होते हैं वो ओवर रूल हो जाते हैं। राज्यसभा अगर कोई स्पेशल आर्टिकल से पास कर रही है तो स्टेट सब्जेक्ट पे भी सेंट्रल पार्लियामेंट उस पर लॉ बना देती है। ओके, सो ये फेडरेशन जो है वो टिल्टेड टूवर्ड सेंटर है, तो दैट इज़ यूनिटरी बायस है हमारे यहाँ। इसको क्वाजी फेडरलिज्म भी कहा गया है। और कुछ जगह फेडरेशन बहुत लूज होता है, कुछ जगह बैलेंस होता है। सो द बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। देर आर 2 काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। फेडरेशन कैसे बना है? पहला रूट है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सोवेरेनिटी रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। जैसे एक लकड़ी को तोड़ना इजी है, बहुत सारी लकड़ियाँ आ जाती है तो इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। तो मैनी स्टेट्स कम टुगेदर एंड बिकम वन बिगर स्टेट, सो वो एक फेडरेशन बन गया। फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ स्टेट्स का और वो एक फेडरेशन बन गए। सो ये इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट हो गया। 50 ये स्टेट है, इनका अग्रीमेंट है। अब दैट इज़ वाई हम जैसे जो नेम ऑफ कंट्री होता है ना उसमें दी नहीं लगाते हैं, यूजुअली दी इंडिया नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है, हम दी यूएसए लिखा है। सी दिस इज़ दी यूएसए है, बिकॉज यहाँ बहुत सारे, दिस इज़ नॉट वन, बहुत सारे मिलके आए हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम है, दी मालदीव्स हैं। ओके, दूसरा जैसे स्विट्ज़रलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। इन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर है स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। या फेडरल गवर्नमेंट और ये जो है इनमें पावर शेयरिंग बड़ा सेम होता है। सेकेंड रूट ये होता है, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ये रूट इंडिया ने फॉलो किया है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो इंडिया ने सोचा इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिफिकल्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स बना लेते हैं कि सही है तमिलनाडु हो गया, ओके, देन ये आंध्रा बाद में बना दिया, महाराष्ट्र गुजरात हमने बना दिया। ये दिस आंध्रा बहुत बड़ा हो रहा था तो हमने इससे तेलंगाना कार्व करके अलग बना दिया। सो दिस इज़ हाउ स्टेट्स आर फॉर्म्ड। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम है, डिफरेंट काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये सेकेंड कैटेगरी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ स्टेट। वेरी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। तो ये 2 टाइप के फेडरेशन है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ये एरिया होता है ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री और इन टर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब जैसे ये मध्य प्रदेश है तो ये मध्य प्रदेश का ज्यूरिसडिक्शन, वहाँ की पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन है। एनसीआर में अक्सर क्या होता है, जैसे एनसीआर अलग होता है, एनसीटी अलग होता है। एनसीआर में क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन है, इसमें जैसे गुड़गांव और नोएडा भी आ जाता है। और एनसीटी मतलब एक टेरिटोरी है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, जहाँ पे इलेक्शंस हुए थे अभी, जैसे 70 विधानसभा सीट के। एनसीआर में अक्सर ये होता है कि जैसे गुड़गांव या नोएडा में कोई बात हुई है तो नोएडा में बात हुई है वो यूपी पुलिस की टेरिटोरी में आएगा, और जो दिल्ली में है वो दिल्ली पुलिस की। तो ये टेरिटोरी ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाता है। दिस इज ज्यूरिसडिक्शन, एरिया जहाँ पे आपकी लीगल अथॉरिटी है। नाउ यहाँ पे
नेशनल नेपाली सिटीजन्स डिस्कस कर रहे हैं अडॉप्ट करना फेडरलिज्म का, ये भी फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, किस टाइप का फेडरलिज्म यहाँ पे इन्हें यूज़फुल होगा। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप फेडरल लिख सकते हो, बहुत सारे यूनिटरी भी लिख सकते हो। इंडिया यूनिटरी बायस ज़्यादा है। अब हम देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, बेल्जियम सक्सेसफुल रहा, श्रीलंका इतना सक्सेस नहीं रहा। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया तो इनसे बहुत बड़ा है, काफ़ी लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ, 22 तो हमारे यहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। रिलीजन्स कितने सारे हैं हमारे यहाँ। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे होगा इतने बड़े कंट्री में। सो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज्ड इन एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन जो हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे यहाँ, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे हमने बिस्मार्क देखा था ना, बिस्मार्क हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ा है। बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को भी। इन्होंने बहुत सारे जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको यूनिफाई किया, 550 से ज़्यादा थे ये। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। हमारा आर्टिकल 1 क्या बोलता है, हमारा फेडरेशन नहीं वर्ड यूज़ है वहाँ पे। इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, बट प्रिंसिपल्स हमारे फेडरलिज्म के हैं। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। ये 7 फीचर्स यू शुड बाय हार्ट, जब भी फेडरलिज्म पूछा है यू शुड टेक रेफरेंस ऑफ दीज 7 प्रिंसिपल्स। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो ओरिजिनली इंडिया में 2 टीयर सिस्टम था, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है। बाद में एक थर्ड फेडरलिज्म भी ऐड हो गया, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, दिस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन फेडरेशन 3 डिफरेंट टीयर है, सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, इंडिया फेडरलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे हमारे यहाँ ये जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स में ये क्लियरली दिखा है कि एक यूनियन लिस्ट होती है, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंटर के लेवल पे इंपॉर्टेंस है। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें बहुत सारे नाम हैं, 90+ आइटम्स हैं इसमें। अब एवरीथिंग यू कैन नॉट रिमेंबर, सो बट यू कैन रिमेंबर कि यूनियन लिस्ट में वो आइटम्स आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे डिफेंस है, डिफेंस स्टेट को नहीं दे सकते, फॉरेन अफेयर्स स्टेट के पास नहीं रहेगा, ये सेंटर के पास रहेगा। बैंकिंग पूरे इंडिया में सेम रखना है, कम्युनिकेशन करना है, करेंसी करना है, तो ऐसे आइटम यू कैन रिमेंबर यूनियन लिस्ट में आते हैं। Because we need a uniform policy on these matters throughout the country. Union government alone can make laws relating to the subject mentions in the union list. जैसे आज कोविड-19 में लॉकडाउन जो 4.0 है, इसमें सर्टेन प्रोविजंस क्या हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ने दे दिए। अब उसकी जो फाइन लाइंस है वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि इसमें अब क्या रिलैक्सेशन देना है, नहीं, दिस इज़ अप टू यू। बट एक पूरा यूनिफॉर्मिटी सेंटर ने यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। नाउ दिस इज स्टेट लिस्ट होती है, इसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्टेड विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो ये एक अलग लिस्ट भी हो सकती है, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन एक लिस्ट हो गई, सेंटर सब्जेक्ट बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट सब्जेक्ट बनाएगा, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास प्रोविज़न है, बट जो यूनियन है उसका लॉ प्रिवेल होगा। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन द 3 लिस्ट। अब बहुत सारे ऐसे मैटर्स होंगे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो वो कहलाएंगे रेसिड्यूरी मैटर। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स जाएंगे यूनियन लिस्ट में। सो वी नोटेड फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, बिकॉज ये जो स्टेट्स बने हैं ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस से बने हैं, एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए, यूटिलिटी है। Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy a special status, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, इनके पास स्पेशल पावर है। Certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. 371 में इसमें आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 371 है, फिर आर्टिकल 371 ए, बी ऐसे करके हैं, जे है दैट इज़ कर्नाटका, ऐसे बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं कुछ स्टेट्स को। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land, right of indigenous people, culture, preferential
दिस एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, स्पेशल स्टेटस इन्हें दिया है। तो अक्सर हम देखते हैं स्टेट्स डिमांड करते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। आर्टिकल 371 में कुछ स्टेट्स को ऐसा मिला है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। तो कुछ स्टेट्स को हमने दिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हैं ना, कुछ स्टेट्स में इनर लाइन परमिट रहता है, वहाँ पे बिना ILP के आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले पाओगे। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय लिटिल पावर, दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये होती है यूनियन टेरिटरी, ये सेंटर से डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड होती है। दीज एरियाज आर लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली हो गया, यूटी हो, इनको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, डायरेक्टली सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होती है। इनके पास स्टेट का पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है इन रनिंग दीज एरियाज। बट कुछ यूटी ऐसी हैं जिनके पास इनकी अपनी LAB होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे कि दिल्ली है और पुडुचेरी है। पुडुचेरी भी एक जगह नहीं है, पुडुचेरी 4 जगह है, नेम माहे एंड करैक्कल, ऐसे करके 4 जगह पे ये पुडुचेरी है, नेम दोस 4 places. Parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the House of Parliament with at least 2/3 majority. So ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ये हम चेंज नहीं कर सकते। शेयरिंग ऑफ पावर जो इंडियन यूनियन गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट पे है, ये बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले क्या होता था, सरकार जो आती थी वो अपने हिसाब से चेंजेस लाती थी। फिर एक केस आया 1973 में, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे कब होता है, सो यहाँ पे एक केस आया, केशवानंद भारती केस। इस केस में ये कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पे कुछ के लिए ज़रूरी होता है। दिस हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। सो बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है आर्टिकल 368 से। कुछ अमेंडमेंट होते हैं वो आप सिंपल अमेंडमेंट्स होते हैं, वो 368 में इनफैक्ट इंक्लूडेड भी नहीं होते हैं। फिर एक होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरे होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो 28 स्टेट हैं तो 14 का अग्रीमेंट लेना पड़ेगा आपको। Judiciary play an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. Judiciary हमारा वॉचडॉग वॉच करता है इसे। In case of any dispute about the division of power, High Court and the Supreme Court make a decision, because ये क्या है, अंपायर है। अंपायर ज़रूरी है फेडरलिज्म में। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू रेज रिसोर्सेज बाय लेवाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच देम। जैसे पेट्रोलियम का हमने अभी समझा था, पेट्रोलियम में पहले एक्साइज ड्यूटी है, इन पे लगती है दिस जो कंपनीज़ हैं हमारी। देन इसके बाद जो पेट्रोल पंप्स हैं इधर पे सेल्स टैक्स भी लगता है, तो सेल्स टैक्स से स्टेट ले रहा है, दिस एक्साइज ड्यूटी सेंटर के पास जा रही है। तो टैक्सेशन का पावर होता है सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। लिकर का आप देखो, लिकर दिल्ली में डिफरेंट रेट है, नोएडा में डिफरेंट रेट है, गुड़गांव में डिफरेंट रेट है। वाई? बिकॉज ये स्टेट के अंदर आता है टैक्सेशन। सो दिस इज़ द पावर शेयरिंग अग्रीमेंट एंड टैक्सेशन। नाउ जैसे पोखरन है, राजस्थान में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूक्लियर पॉलिसी के अगर ये अपोज किया, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट? नो। आप देखो एक आर्टिकल 51 भी होता है, 51 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल। एक और चीज़ ये होती है कि अगर इंटरनेशनल अग्रीमेंट या कुछ ऐसी बात करने के लिए सेंटर को कोई डिसीजन लेना है तो स्टेट उसको अपोज नहीं कर पाएंगे अगर वो इंटरनेशनल नेशनल दिस इंटरेस्ट में लिया जा रहा है। ओके, सो टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल, इसमें इंडिया में बायस होता है टुवर्ड्स सेंटर। ये इंडिया 1947 का इंडिया था। सी यहाँ पे सारे अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं, इवन जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश भी नहीं है, यहाँ पे ये सेंट्रल प्रोविंस है। सो दिस इज़ इंडिया इन 1947। अब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे करें अपन? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न नेसेसरी होते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट ये सफिशिएंट नहीं है। If the federal experiment are succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. Real success जो federalism in India है can be attributed to the nature of democratic politics in our country. Federalism, democratic politics. इसका मतलब है spirit of federalism, respect होना चाहिए diversity का। हमें ये बहुत ज़रूरी होता है समझना कि you are not alone in this world. आपको लगता है आप ही सब कुछ हो, नहीं, आप जैसे हो, यू आर वन। आपके जैसे 7.5 बिलियन प्लस और हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं जस्ट लाइक यू। सो यू आर नॉट अलोन हियर, यू हैव टू शेयर
दिस इज़ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर एक का अपना खुद का दिमाग होता है, यू हैव टू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी. डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम द शेयर्ड आइडियल्स इन द कंट्री. वरना क्या केस होता है, जैसे श्रीलंका और बेल्जियम में हमने देखा था. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. Let us look at some of the major ways in which this has happened. This is about linguistic states. इंडिया में भाषा के हिसाब से स्टेट्स का डिमांड राइज हुआ था. जब इंडिया डेमोक्रेसी बना 47 में और 2019 में देखो कितने सारे चेंजेस आ गए हैं, स्टेट्स कितने बड़े हुए हैं. कई ओल्ड स्टेट्स अब वैनिश हो गए और नई स्टेट्स बन गए हैं. बाउंड्रीज नेम स्टेट्स के चेंज हो गए हैं. बाउंड्रीज सेवरल ओल्ड स्टेट्स की चेंज हुई इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स इन 47. देन लोगों की भाषा अलग थी, स्टेट्स में वो डिफरेंट थे. तो कुछ जो स्टेट्स बने थे वो बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं, बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं बना था. एडमिनिस्ट्रेशन वाज द क्राइटेरिया, बट लैंग्वेज को भी इन्हें यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना पड़ा. डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, इथनिसिटी और जोग्राफी. तो दैट इज़ वाई नए नए स्टेट्स बनते रहे. नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारे स्टेट्स बाद में बने हैं, शुरू में इतने स्टेट्स नहीं थे. तो दिस टाइप ऑफ वे 2020 आते आते इंडिया में ऐसे स्टेट्स हो गए. अब बाद में ये यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा. दिस इज़ लद्दाख एंड दिस इज़ श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज़ द क्राइटेरिया. और स्टेट्स में ये सारे हम सेकेंडरी फैक्टर्स इनको भी कंसिडर करते हैं, बट द मेन क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मिंग स्टेट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. नाउ ये जो फिर हुआ 47 में हमने स्टेट्स बना दिए. लैंग्वेज का क्वेश्चन उठता रहा कि लैंग्वेज के बेसिस में हमें स्टेट बनाना चाहिए. डिमांड आती रही. सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्ट किया लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, बट जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट एंड ऑल होने लग गए तो फाइनली कुछ स्टेट्स में हमने लैंग्वेज के क्राइटेरिया को फॉलो किया है. लैंग्वेज पॉलिसी आएगी. ये सेकेंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन का, लैंग्वेज पॉलिसी. जैसे कि तमिल एक है और एक है तेलुगु, तो अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तमिल और तेलुगु में. हिंदी आइडेंटिफाई हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस. मैनी ऑफ आवर साउथ इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस हिंदी बिकॉज उनका मदर टंग इज़ डिफरेंट. तो दैट इज़ वाई 40% ऑफ इंडियंस हिंदी थे. बट हमारे यहाँ था लैंग्वेज से हम यूनिफाई कर पाएंगे लोगों को, वर ओनली सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस. बहुत सारे फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड्स भी दिए हैं दूसरी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन दी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम होता है, बट लैंग्वेज के साथ कल्चरल, इमोशनल बहुत सारे बॉन्डेजेस भी होते हैं. और ये कई बार वर्नाक्यूलर में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होती है. सो दैट इज़ वाई आज हमने अनाउंसमेंट में भी देखा वर्नाक्यूलर टीचिंग अगेन प्राइमरी स्कूल एंड ऑल में हम प्रेफर करते हैं बिकॉज इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आया. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है लैंग्वेज के सेफगार्ड करने के लिए भी. हिंदी, देर आर 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है इस शेड्यूल 8 में. कैंडिडेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में, ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस. यूपीएससी का भी आप नोटिफिकेशन देना, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस अवेलेबल ओवर देयर. डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग. द होल थिंग इज़ कि आप कितना आपको समझ है. लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम. States too have their own official languages होती है. Much of the government work take place in official language of the concerned state. तो unlike Sri Lanka, leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. Constitution में लिखा English for official purpose was to stop in 1965. कुछ टाइम के लिए रहेगा, लंबा नहीं रहेगा. Many non-Hindi speaking states demanded कि use of English continue करें. तमिलनाडु मूवमेंट टू का वायलेंट स्टॉर्म. सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया अग्रीइंग टू कंटिन्यू द इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस. काफ़ी क्रिटिक्स थिंक दैट सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग इलीट. देन यहाँ पे बात हुआ ऑफिशियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होगा. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर बनता जा रहा है. Flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. But हमने dodge the bullet. लैंग्वेज को ऐसा डोमिनेट नहीं है. दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया. यूनिफायर जो है हमारा वो हमारी आइडेंटिटी है दैट वी आर इंडियंस. नाउ दिस इज सेंटर स्टेट रिलेशंस. सेंटर और स्टेट के रिलेशंस क्या है. रिलेशंस के भी स्फीयर्स होते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में या फिर दिस फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ में. ये बहुत सारे स्फीयर्स हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में. सेंटर और स्टेट के रिलेशंस स्ट्रेंथन होना चाहिए और होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म.
कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, शेयरिंग ऑफ पावर है, रियलिटी डिपेंड्स लार्ज एक्सटेंड ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। लॉन्ग टाइम से सेम पार्टी रूल करती थी सेंटर में और स्टेट में भी, तो इससे थोड़ा फ्रिक्शन कम होता है। स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट नहीं कर पाती है, जो सेंटर बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट भी मान लेती हैं बिकॉज दे आर फ्रॉम सेम पार्टी। देन व्हेन द रूलिंग पार्टी स्टेट की अलग है सेंटर से, ऐसा होता है सेंटर में अलग सरकार है, अलग पार्टी की है, और राज्य में अलग है, तो थोड़ा फ्रिक्शन होता है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। तो हमने देखा था जो इमरजेंसी प्रोविज़न है से 356 है 365 प्रेसिडेंशियल रूल, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हुआ है जो अगेंस्ट है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म में। ये सब चेंज हुआ 1990 पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 1990 के बाद, बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। 1990 का जो दशक है इसमें कोलिशन गवर्नमेंट बहुत बनी हुई है। वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट भी कई बार बनी बिगड़ी, इससे पहले गुजराल साहब आए, देवेगौड़ा साहब आए, कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे रही है। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, मेजर नेशनल पार्टी एंटर करती थी अलायंस विद अदर पार्टी, सेवरल रीजनल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती थी, और एक कल्चर आ गया पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट बनाने के लिए ये एक मैजिक फिगर चाहिए होता है आपको, हाफ ऑफ द दिस। ये अगर नहीं अचीव हुआ है सिंगल पार्टी से या प्री पोल अलायंस से, तो बहुत सारी अलग अलग पार्टी मिलजुल के एक सरकार बनाने का अपना दावा पेश करती है। तो गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी पार्टनर इन अ कोलिशन फॉर्म पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आज कुछ राज्यों में दिस कोलिशन गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो ये आया स्टेट्स, जैसे आज कोविड-19 के बैकड्रॉप में भी हम इसे अक्सर देखते हैं कि जैसे ये स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनके पास कुछ फाइनेंशियल ऑप्शंस नहीं बचे हैं, इनको सब लेना पड़ रहा है, सेंटर से डिमांड करना पड़ रहा है, रेवेन्यू इनका एकदम ड्रॉप हो गया है। सो दैट इज़ वाई ये स्टिमुलस पैकेज में भी स्टेट्स को, फॉर एग्जांपल WMA वेज एंड मीन्स एडवांस RBI ने 60% इंक्रीज़ कर दिया है। स्टेट्स आर प्लीडिंग फॉर मोर पावर। पैरल ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, वाजपेयी साहब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कोलिशन गवर्नमेंट चलाना बिकॉज हर किसी का डिफरेंट आइडियोलॉजी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़िकल्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्ररी मैनर। फेडरल पावर शेयरिंग ज़्यादा इफेक्टिव देन इट वाज इन अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, डिफाइन हो गई चीज़ें, रूल्स लिख दिए गए और ये बेसिक स्ट्रक्चर भी मान दिया गया, तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। इंडिया में इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हमारे यहाँ तो जो लहजा होता है वो कुछ 100 किलोमीटर में ही बदल जाता है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। अलग अलग भाषाएं हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में कुछ भाषाएं हमने लिख रखा है। देन इंडिया में दिस इज़ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज दिया हुआ है। सी कौन कौन सी भाषा है यहाँ पे, असमीज़ है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी गोवा कोंकणी है, मैथिली बिहार, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथल है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। आप बताइए आप कितनी भाषाएं यहाँ पे बोल सकते हैं, बाइलिंगुअल, कुछ लोगों को बहुत सारी भाषाएं आती है। ओके, सो दीज आर ऑल द लैंग्वेजेस जो यहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया में ये सारे दिए हुए हैं। ओके, नाउ ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1956 में। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे हुआ था, काफ़ी सारे स्टेट्स को नए फॉर्म से बनाया गया था। रीज़न ये था कि उस टाइम पे काफ़ी अपोजिशन भी हो रहा था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड थी। देन पार्टीशन जो था कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रीमोडियल अटैचमेंट टू वंस फेथ था। हम लैंग्वेज के बेसिस में ऐसा कुछ पार्टीशन नहीं चाहते हैं, ऐसा इसमें रीज़न दिया था। सो दिस इज़ हाउ हमारे स्टेट्स फॉर्म हुए, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। देन example of your own state, write a short note for and against the argument given by the author here on the basis of example. So this tells about language and language as a way, language as a criteria or forming these states. Now this is decentralization in India. Decentralization India. अब हमने फेडरल गवर्नमेंट में देखा 2 या 2 से ज़्यादा टीयर हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। वास्ट कंट्री में इंडिया में ये एक और टीयर की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एंड इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप, जैसे जो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से ज़्यादा है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। सो मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, सो देर इज़ अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, अभी एक और 3rd टीयर की ज़रूरत है हमें।
India needs another tier of government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of power, resulted in a third tier of government called local government. When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. Decentralization क्या होता है? सेंटर से स्टेट में कुछ पावर्स शेयर हो गई है. कोविड-19 के बैकड्रॉप में स्टेट्स क्या डिमांड कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइज करो, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करो. Basic idea behind decentralization है there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, पीपल को ज़्यादा नॉलेज होता है लोकल प्रॉब्लम का. अब दिल्ली में बैठ के इससे केरला या फिर तमिलनाडु या नॉर्थ ईस्ट में कोई बात करना है, प्रोग्राम करना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेज द सिचुएशन, लोकल सिचुएशन प्रेजेंट ओवर हियर. तो दैट इज़ वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. बेटर आइडियाज़ आते हैं, पैसे कहाँ लगाना है, किसकी ज़रूरत है. सो ये फ्लेक्सिबिलिटी देना ज़रूरी है फेडरलिज्म में. लोकल लेवल पे इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ये डेमोक्रेसी का जान है. दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. तो दैट इज़ वाई लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा तरीका है. गांधी जी का भी ये ड्रीम था. Government is the best way to realize one important principle of democracy named local self-government. The need of decentralization was recognized in our constitution. Several attempts हुए हैं to decentralize power to the level of villages and towns. Villages, municipalities में urban area में urban local bodies बनी है, but these were directly under the control of state government. इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं, जैसे एक होता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कराता है, से लोकसभा का इलेक्शन कराता है, राज्यसभा का कराता है, विधानसभा परिषद एंड ऑल, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है. बट स्टेट में जैसे पंचायती चुनाव कराना है, अर्बन लोकल बॉडी का करना है, तो ये ईसीआई नहीं कराता है. इसके लिए स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है. जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ऐसी स्टेट का भी अपना एक कमीशन होता है डिवॉल्यूशन ऑफ फंड के लिए. इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट में वर नॉट हेल्ड रेगुलरली बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं था. हमारे यहाँ जो पंचायत है ये काफ़ी पुरानी है, 50s में ही आ गई थी. फिर हमारी अलग अलग कमेटी बनेगी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनेगी, देन मेहता कमेटी आएगी, सिंघवी कमेटी आएगी, गाडगिल कमेटी आएगी, देयर वर सो मेनी कमेटी. फाइनली फिर ये जाके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम इसको यूनिफॉर्म करेंगे कि 3 टियर होना चाहिए एंड ऑल फीचर्स रहेंगे, 5 साल में इलेक्शंस कराना है. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं थी, तो ये डिसेंट्रलाइज इफेक्टिव वे में नहीं हो पाया. इवन आज भी पंचायती राज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया है बिकॉज इनके पास पावर नहीं है, स्पेशली फाइनेंशियल रिसोर्सेज की पावर नहीं होती है. मेजर स्टेप हुआ डिसेंट्रलाइजेशन का 1992 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ और ये थर्ड टियर आया ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बन के. अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया, होल्ड करना है रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी. हर 5 साल में इलेक्शंस होने चाहिए. से अगर बीच में इलेक्शंस पार्टी डिसॉल्व हो गई, इलेक्शंस नहीं हुए, तो रिमेनिंग पीरियड नया इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी होगा टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. इसमें और कुछ कंडीशंस हैं, हम हायर क्लासेस में देखेंगे. सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडी, रिजर्वेशन ऑफ सीट है. एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हमने प्रोविजंस दिए हैं ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन भी बराबर बना रहे. 1/3 पोजीशन रिजर्व है विमेन के, बिकॉज विमेन पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन दिस इज इम्पॉर्टेंट. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन. ये हमने न्यूज़ में भी डिटेल में देखा था. से आंध्रा में इनको हटाने की बात किया, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए एसईसी के. सो वो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट क्यों गया था, बिकॉज इनका रिमूवल है वो एज जज ऑफ दिस हाई कोर्ट होता है, दैट इज़ नॉट ईजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं. देन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जो सर्विस होती है वो अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं हो सकता है. तो ये सब कुछ और न्यूएंसेस हैं, ये हम आगे फर्दर देखेंगे. बट एक पोस्ट होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की. स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी. इसमें कुछ मैंडेटरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं. रूरल लोकल गवर्नमेंट को बनाया नेम पंचायती राज. हर विलेज ग्रुप और इसमें ग्राम पंचायत बनी. काउंसिल बनेगी सेवरल वार्ड मेंबर की, ऑफन कॉल्ड पंच. प्रेसिडेंट बनेगा और सरपंच बनेगा विलेज लेवल पे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड 18+. फिर जो विलेज है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंटायर विलेज सबका पार्टिसिपेशन होगा. पंचायत वर्क करेगी ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा.
सारे वोटर्स विलेज के इसके मेंबर होते हैं. रिमेंबर, ऑल वोटर्स इन द विलेज आर मेंबर ऑफ दिस ग्राम सभा. ये मीट करती है एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत और रिव्यू करती है परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत. लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल में. फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. तो ग्रुप होने के बाद ऐसे ही आगे बढ़ती है ऊपर, हायरार्की इंक्रीज होती है. इंडिया में हायरार्की बहुत ज़रूरी होती है. हर कॉन्स्टिट्यूशन में हम हायरार्की के हिसाब से चलते हैं. members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area. इसका पंचायत समिति और जो मंडल होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो होते हैं वो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिला परिषद. तो गांव में है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर जिला है. मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद इलेक्टेड होते हैं. मेंबर्स ऑफ लोकसभा एमएलए जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, अदर ऑफिशियल्स हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं. जिला परिषद का चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड ऑफ दिस जिला परिषद होता है. सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट होती है अर्बन एरिया में, शहरों में. म्यूनसिपैलिटी होती है टाउन्स में होती है. बड़े बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है, वहाँ पे क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है. फिर बोथ म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल होती है इलेक्टेड बॉडी से, जो अगेन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. जो चेयरपर्सन होता है इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर बोला जाता है. तो ये क्या हो गई, ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट हो गई. सेंटर हो गया, स्टेट्स हो गए, फिर विलेज में और शहरों में, दिस टाउन्स में अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई. इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. टाउन एरिया कमेटी होती है, देन कोस्टल एरिया में अलग हो जाता है, ओके, पोर्ट में अलग होता है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स. हम इसको फर्दर क्लासेस में देखेंगे. सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील. ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, लोगों को बजट बनाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व किया. छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उनसे पूछा गया कि बजट में आपका क्या से है, कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए. द आइडिया वॉज दिस डेमोक्रेसी इन पीपल का डायरेक्ट से हो दिस बजट प्लानिंग एंड ऑल में. पार्टिसिपेटिव डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी. यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं. लोकल गवर्नमेंट लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट रहा है. 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में ऑल ऑफ द ओवर द कंट्री. बहुत बड़ा नंबर है, बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट को, इसने हेल्प किया है डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी. कुछ जैसे शेड्यूल्ड एरिया होते हैं वहाँ पे हम डायरेक्ट पीआरआई नहीं लगा रहे थे, तो वहाँ हमने पैसा लगाया, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया. नाउ इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर हेल्ड रेगुलरली. अगर ये नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. जैसे कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं काफ़ी टाइम तक, सो देन इट इज़ अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी. nor have they any adequate resources हैं, this is again not right for democracy. We are thus still long way away from realizing the ideal of self government. तो जो ideal of self government है हम उसके तरफ हैं, we are not that far, इतना critical भी नहीं होना है, but हम काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव करने में फेलियर भी रहा है हमारा. सो दिस इज़, लेट्स फाइंड आउट दिस. नो, ट्राई टू नो. विलेज है, देन इसके सरपंच हैं, देन यहाँ इंटरमीडिएट होता है, मंडल भी होता है, फिर यहाँ पे ये जिला परिषद होता है. तो इसमें भी ऐसे टीयर्स हो सकते हैं. Now let us try to answer these questions. For example, ये है पॉलिटिकल आउटलाइन मैप बताइए. मणिपुर कहाँ है, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा. जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैपिंग. नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स आपको पता होना चाहिए. कनेक्टिविटी किससे, जैसे असम है, ये सारे स्टेट से कनेक्टिविटी होता है. चाइना के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है. यू शुड नो दिस लोकेशन. जोग्राफी एंड ऑल में मैपिंग आती है. फॉर एग्जाम्पल एक बार क्वेश्चन आया, दिस कोहिमा. कोहिमा किसकी कैपिटल है, यू नो दैट. और कोट्टायम कहाँ पर है, इधर कोट्टायम है. कोहिमा से कोट्टायम आप जा रहे हो तो कितने स्टेट्स मिनिमम आपको क्रॉस करने पड़ेंगे. ट्राई टू आंसर. ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. पॉलिटिकल मैप यू शुड नो. देन शेड करो फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया. हमने देखा था ना 25 कंट्रीज़ हैं, 40% पॉपुलेशन है जहाँ पे फेडरल फीचर है. दिस इज़ नाउ बेल्जियम. What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? इंडिया में फेडरल फीचर्स क्या हैं और यूनिटरी फीचर्स क्या हैं. एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. दो डिफरेंसेस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992. कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से. देन यहाँ पे दीज आर सम एग्जाम्पल्स. डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या है, नेशनल गवर्नमेंट पावर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है.
पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल है। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर इन गवर्नमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है, हम इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब हम इलेक्ट करके भेज रहे हैं और फिर वो हमें रूल करेंगे यहाँ पे, ऐसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी वर्क करती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हम पे रूल करते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। देन ये कुछ अलग सब्जेक्ट्स दिए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर देम। और इस चैप्टर को अब अपन क्विकली रिकैप देखते हैं। सो इसमें हमने देखा ब्राज़ील का एक्सपेरिमेंट। देन दिस इज़ PRI। PRI इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये पेसा भी यू शुड नो। देन ये क्लास 11th में विल अगेन हैव अ रिव्यू, रीलुक देखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। देन दिस इज़ कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझा हमने। लैंग्वेज पॉलिसी देखा, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, ओके। और ये लैंग्वेज क्या होती है, ये डिवाइसिव नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट इंडिया, इंडिया इज़ इंडिया। सो सेंटर स्टेट रिलेशंस, दीज आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, एंड ये है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ये जो पॉइंट्स हैं यू शुड नो। देन ये 7 पॉइंट्स यू शुड नो, 1 2 3 4 5 6 और 7, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये सारी कंट्रीज़ हैं जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वर्ड मैप, हमारे पास एक एटलस है जिसमें हम सारी एंट्रीज करते हैं। दिस इज़ कंट्री, दीज ऑल कंट्रीज आर फेडरल इन नेचर, और यहाँ 40% पॉपुलेशन है। सो दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर। पावर शेयरिंग देखा और फेडरलिज्म देखा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, study well and be safe.